Okay, so boys and girls, we're going to start now with the second rule of solving questions on first order and first degree differential equation. ठीक है, तो इफ यू रिकॉल जो हमारा रूल वन था, ठीक है, रूल वन और रूल टू ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों में। रूल वन देखोगे तो रूल वन में क्या रहेगा, जो भी तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ऑलवेज रिमेंबर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमेशा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो के ही फॉर्मेट में लेके आओगे। ठीक है, अब रूल वन क्या था? सो डो एम अपॉन डो वाई माइनस डो एन अपॉन डो एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, जो यहाँ पे सेकंड टर्म होता है जिसको डिफरेंशिएट किया है तुमने एन, दिस मस्ट बी इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स। Okay, this must be equal to some function of x. Of course, rules will begin when you already are aware that the given differential equation is a non-exact differential equation. ठीक है, नॉन एग्जैक्ट रहेगा तभी ये काम करना है, एग्जैक्ट रहेगा तो ये रूल्स का कोई भी पार्ट प्ले नहीं होता है। ठीक है, तो ये रूल वन है। अब रूल टू में क्या हो गया ना, ये दोनों जो टर्म्स है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो सेकेंड टर्म m का बन जाएगा, तो ये नीचे जो डिनोमिनेटर में n दिया हुआ है वो भी चेंज होके m बन जाएगा। और जो तुम्हारा फंक्शन ऑफ x है वो बदल के बन जाएगा फंक्शन ऑफ y। ठीक है, दिस इज व्हाट द डिफरेंस you'll be finding in rule 1 and rule 2. So I'll very quickly write what the rule 2 is. ठीक है, and then we'll take a couple of questions on it. So rule 2. So if I have the differential equation m dx plus n dy equal to 0. So if m dx plus n dy equal to 0 is a first order, first degree differential equation. ठीक है, first order, first degree differential equation. Moreover, it is a non-exact differential equation and it is non-exact. It is non-exact. By non-exact, what do you mean? Dou m upon dou y is not equal to dou n upon dou x. ठीक है, partial derivatives, they are not equal. Then the integrating factor that is going to be written over here, it will be given by the first thing that I'll do, then dou n upon dou x minus dou m upon dou y होल डिवाइडेड बाय m। जो सेकेंड टर्म लिखा होता है न्यूमरेटर में, जो सेकेंड टर्म लिखा होता है, तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन m का चल रहा है तो उसी टर्म को डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ y। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ विल बी गिवन बाय e raised to integration of f of y dy। वेरी सिंपल इट इज पॉसिबल। ठीक है, बहुत ही आसान है। रूल वन रूल टू ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो स्ट्रैटेजी रहेगा वो एंटायरली ऑब्जर्वेशनल स्किल्स पे डिपेंडेंट है। हाउ वेल यू कैन ऑब्जर्व द क्वेश्चन दैट इज गिवन यू एंड देन एनालाइज इट based on rule 1 and rule 2. ठीक है, so I'm going to take one particular question has been asked on a number of occasions in the exams. So the question goes something like this. It is 2xy. I'll write the question very quickly. 2xy raised to 4 into e raised to y plus 2xy cube plus y dx. Boys and girls, it is very important that your differentiation concepts are very, very, very clear. ठीक है, डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए एंड ऑफ कोर्स लेटर ऑन इंटीग्रेशन ऑल्सो। सो एक्स स्क्वायर y raised to 4 e raised to y minus of x square y square minus of 3x and you have dy is equal to 0. That is what the question is given to you. ठीक है, तो ये m dx plus n dy के फॉर्मेट में ही है। ओके, सो अगर मैं कंपेयर कर दूं इसको m dx plus n dy इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां से? m का वैल्यू आ जाएगा 2xy रेस टू 4 इंटू ई रेस टू वाई
प्लस 2xy³ + y। तो जैसे m पता चल गया, मैं तुरंत क्या कर लूंगा यहाँ पे, डो m अपॉन डो y फाइंड कर लूंगा। लेट्स फाइंड डो m अपॉन डो y। सो व्हेन यू वांट टू फाइंड डो m अपॉन डो y, it is partial differentiation with respect to y. It means you're going to keep every term of x as a constant and only differentiate with respect to y. तो डो m अपॉन डो y क्या मिलेगा, चलो, डो m अपॉन डो y इट इज इक्वल टू डो बाय डो y ऑफ m। तो m तो मेरे पास है, ये देखो, दिस व्हाट m आई हैव, इजंट इट? सो इसको कॉपी कर लेता हूं मैं एंड आई जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर। दिस इज डो m अपॉन डो y। सो m का वैल्यू मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब पहला टर्म जब मैं एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है, द फर्स्ट टर्म दैट आई कैन सी ओवर हियर, दिस इज माय फर्स्ट टर्म। डेरिवेटिव क्या होगा, अंदर जाएगा, आगे 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 हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करता जाएगा, ठीक है। तो पहला टर्म मैंने लिया, उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। अब उसमें दिख रहा है मुझे 2, उसमें दिख रहा है x, उसमें y⁴ e⁴y। तो इसमें दो y के टर्म है, y⁴ एंड e⁴y, दो y के टर्म है। और 2x से क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो फॉर द फर्स्ट टर्म आई कैन वेरी वेल से दैट 2x इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। 2x इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। ये पहले टर्म का डिफरेंशिएशन चल रहा है, ठीक है। तो 2x से कांस्टेंट हो गया पहले टर्म के लिए। y⁴ इंटू e⁴y दिया हुआ है। तो u इंटू v रूल क्या बोलता है, u डिफरेंशिएट करो, v को एज इट इज रखो, v डिफरेंशिएट करो, u को एज इट इज रखो। तो y⁴ ये मेरा u हो गया, e⁴y ये मेरा v हो गया, u इंटू v रूल लगा रहा हूं मैं। तो y⁴ का डेरिवेटिव हो जाता है 4y³ और e⁴y एज इट इज लिखा जाएगा। सो आई राइट e⁴y, देन आई पुट अ प्लस साइन। u इंटू v रूल क्या बोलता है, u का डेरिवेटिव v प्लस v का डेरिवेटिव और u एज इट इज, मतलब y⁴ विल बी रिटन एज इट इज एंड e⁴y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बिकम्स e⁴y ओनली, ठीक है। ये हो गया पहले टर्म का डिफरेंशिएशन, ठीक है। देन प्लस, अब अगला टर्म कौन है, अगला टर्म है ये 2xy³। तो 2 कांस्टेंट x कांस्टेंट दोनों चला गया डेरिवेटिव के बाद। तो सोचो डिफरेंशिएशन अंदर अंदर जा रहा है, एक एक टर्म को अप्लाई किया जा रहा है, एक एक टर्म को अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो डो बाय डो y ऑफ 2xy², तो 2x गोज आउट एंड फिर y³, सॉरी नॉट y², ठीक है। तो 2x बाहर चला गया, y³ बच गया, और y³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3y²। सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया। और फिर डो बाय डो y आखिरी के पास जाएगा, आखिरी वाले टर्म के पास जाएगा जहां पे सिर्फ y लिखा हुआ है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, बॉयज एंड गर्ल्स, सिर्फ 1, इजंट इट? डो बाय डो y ऑफ y, इट इज गोइंग टू बी सिंपली 1। अब देखो, तो अब इसको अगर चाहिए तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वरना जैसे दिया है वैसे लिख दो, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो उसमें से e⁴y कॉमन है और y³ भी कॉमन है। फर्स्ट जो पूरा एक्सप्रेशन है मेरा, पहला वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसमें से तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें से e⁴y कॉमन दिख रहा है दोनों में से, और y³ भी कॉमन दिख रहा है। सो आई कैन राइट इट इज 2x, और मैंने y³ कॉमन निकाल लिया और मैंने e⁴y भी कॉमन निकाल लिया। तो अब मेरे पास बचा क्या, फर्स्ट टर्म में मेरे पास बचा है 4, और y³ कॉमन निकाल लिया, e⁴y भी कॉमन निकाल लिया, तो सिर्फ 4 बचा है वहां पे। और अगले टर्म में क्या बचा है, e⁴y कॉमन निकाल लिया और y³ निकल दो, y बचा है, तो 4 + y लिख दो, या y+4 लिख दो, वन एंड द सेम थिंग, एंड देन प्लस 2x इंटू 3y² कैन बी रिटन एज 6xy² एंड देन प्लस 1, ठीक है। दैट्स डो बाय डो m बाय डो y, ठीक है। अब ये इतना बड़ा सा लंबा सा मुझे आंसर मिला है m का डिफरेंशिएशन करने के बाद। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे n को, ठीक है। तो n क्या है पहले तो बता दो, n का वैल्यू, बी वेरी केयरफुल बॉयज एंड गर्ल्स, यू हैव टू टेल द टर्म ऑफ n अलोंग विद इट साइन। तो अभी फिलहाल यहाँ पे दोनों टर्म्स को कनेक्ट करने वाला साइन कौन है, प्लस है। तो n का वैल्यू जैसे दिया डायरेक्टली वैसे ही लिख देना। I have seen a lot of students making mistakes in writing the value of n if there is a minus sign in between. They completely ignore that minus sign. So ये माइनस साइन या प्लस साइन जो भी दिया रहेगा बीच में दो टर्म्स के, उनको उस टर्म को ध्यान से देख के ही आगे हमको बढ़ना है। चलो, तो प्लस जो भी टर्म दिया हुआ है n का, मैं उसको लिख देता हूँ जल्दी से। इट्स x² इंटू y⁴ इंटू y माइनस ऑफ x² इंटू y² माइनस ऑफ 3x, ये दो n है। एंड वी ऑल नो दैट n नीड्स टू बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x। तो डो n बाय डो x निकालूंगा मैं, डो n अपॉन डो x, दैट इज नथिंग बट डो बाय डो x ऑफ n। तो चलो तुरंत मैं n लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये n है यहाँ पे, इसको मैं लिख देता हूं। सो दिस इज, आई जस्ट कॉपी, आई जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर, ठीक है।
ब्रैकेट क्लोज। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है, तो सारे वाई के जो टर्म्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, वाई के सारे टर्म्स कांस्टेंट पकड़े जाएंगे, ठीक है। आई विल टेक ऑल द टर्म्स ऑफ वाई एज कांस्टेंट। तो जो जो सबसे पहला टर्म है एक्स स्क्वायर है, वाई रेस टू 4 है, ई रेस टू वाई है, इसमें दो वाई के टर्म है, उन दोनों को कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। सो आई सिंपली गेट वाई रेस टू 4 इंटू ई रेस टू वाई, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 2x आ जाएगा, फिर माइनस वापस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का ही डिफरेंशिएशन होगा, वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो 2x वाई स्क्वायर माइनस 3x, तो उसमें 3 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, तो -3 आ गया। कहीं से भी दूर दूर तक कहीं से भी ऐसा नहीं है कि दोनों जो टर्म्स मेरे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, डो एम अपॉन डो वाई एंड डो एन अपॉन डो एक्स, कहीं से भी इक्वल नहीं है। साथ में क्या करेंगे हम, एक और चीज यहाँ पे तुरंत कर लेंगे। तो जो मेरा डो एम अपॉन डो वाई है उसको ना सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख देता हूं मैं, ताकि कैंसिलेशन करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो टर्म था बाहर बैठा हुआ जिसको एक्चुअली मैंने कॉमन निकाल लिया था, उसको ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो जो पहला टर्म आएगा मेरा 2x y⁴ इंटू ई रेस टू वाई हो जाएगा। जो दूसरा टर्म आएगा 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 8 आ जाएगा, x आ जाएगा, y³ आएगा, ई रेस टू वाई। उसके बाद अगला टर्म है 6y² और अगला टर्म है 1। जो 2x y³ ई रेस टू वाई का टर्म था, ये सिर्फ पहले दो टर्म्स के साथ ही मल्टीप्लाई होने वाला है, बाकी किसी के साथ नहीं, ठीक है। So now what I'm going to do here is I'm going to now try and find dou n by dou x minus dou m by dou n. Now boys and girls, people will ask me हमको कैसे पता चलेगा कि क्या करना है। अब अगर तुम ऑब्जर्व करोगे रूल 1 और रूल 2 को, दोनों का ही न्यूमरेटर ऑलमोस्ट सेम पैटर्न का है, डो एम अपॉन डो वाई माइनस डो एन अपॉन डो एक्स, या डो एन अपॉन डो एक्स माइनस डो एम अपॉन डो वाई। सब्सट्रैक्ट तो वही दो टर्म हो रहे हैं ना, डो एम बाय डो वाई, डो एन बाय डो एक्स, उन्हीं दो को तो मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। सो हाउ डज इट मैटर मैं a माइनस बी करके देखूं या b माइनस ए करके देखूं, इट डज नॉट एक्चुअली मैटर। ये मेंटल कैलकुलेशन होगा, तुम दोनों टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करके देखोगे, सब्सट्रैक्ट करने के बाद टर्म क्या बच रहा है वो देखोगे, और उस टर्म के नीचे m लाया तो ज्यादा एडवांटेज है या n लाया तो ज्यादा एडवांटेज है, इसको तुम एनालाइज करोगे, उसके बाद ही रूल 1 या रूल 2 को तुम आगे लेके जाओगे। तो कैसे ना, शुरुआत नहीं करना है चलो रूल 1 से स्टार्ट करके देखता हूँ, चलो रूल 2 से स्टार्ट करके देखता हूँ, नहीं। सबसे पहला तुम थोड़ा रफ वर्क कर लो, ठीक है। दोनों ही केसेस में रूल 1 सॉल्व करो या रूल 2 सॉल्व करो, दोनों ही केसेस में हमको पार्शियल डेरिवेटिव तो फाइंड करना ही है। पार्शियल डेरिवेटिव अगर फाइंड करना ही है मुझको, तो वो स्टेप तो आना ही है, वो तो मैं लिख दूंगा वहां पे। अब बस करना ये है कि तुम सब्सट्रैक्ट करके देखो। अब डो एम अपॉन डो वाई माइनस डो एन अपॉन डो एक्स, या डो एन अपॉन डो एक्स माइनस डो एम अपॉन डो वाई, इसमें सिर्फ माइनस का ही डिफरेंस आएगा। दोनों में तुमको सेम पार्शियल डिफरेंशिएशंस को सब्सट्रैक्ट करना है। तो एक a माइनस बी है, दूसरा b माइनस ए है, तो दोनों आंसर्स में जो फर्क आएगा वो सिर्फ और सिर्फ साइन का होगा। जो टर्म पहले वाले रूल में प्लस रहेगा वही टर्म दूसरे वाले रूल में माइनस रहेगा। तो इन दोनों में कोई ऐसा मेजर शिफ्ट नहीं है, मेजर चेंज नहीं है, इसीलिए सब्सट्रैक्शन कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर जो टर्म बच जाता है उसको देखो कि m से डिवाइड करने के बाद फंक्शन ऑफ x बच रहा है क्या, n से डिवाइड करने के बाद फंक्शन ऑफ x या फंक्शन ऑफ y बच रहा है क्या, ये हमको एनालाइज करना है। तो मैं यहाँ पे सिंस आई आई वेरी वेल नो दैट दिस इज गोइंग टू बी अ रूल 2 क्वेश्चन, ठीक है, मैं डो n अपॉन डो x माइनस डो एम अपॉन डो y डिवाइडेड बाय m करके देखने वाला हूं, ठीक है। So I'm going to write over here my next step as dou n upon dou x minus dou m upon dou y. This whole term divided by m. I'm going to check what kind of an answer it is going to give me. ठीक है, तो डो एन बाय डो एक्स, तो मेरे पास ऑलरेडी आंसर है डो एन अपॉन डो एक्स का, ये आंसर है मेरा डो एन अपॉन डो एक्स का, है ना। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। सो ये डो एन अपॉन डो एक्स लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब माइनस करना है मुझको, तो माइनस करूंगा डो एम अपॉन डो वाई का टर्म, अब लंबा सा टर्म है उसका है, ये देखो ये इतना बड़ा पूरा टर्म है डो एम अपॉन डो वाई का, तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड राइट इट ओवर हियर, ठीक है। चलो मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे इसको। अब क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस कर रहा हूँ, है ना। तो मैं सेकंड वाला जो टर्म है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ही तुम रख लो ब्रैकेट में, फर्स्ट और सेकंड दोनों के ब्रैकेट में रख लो, और यहाँ पे माइनस का साइन डाल दो, एंड दिस एंटायर थिंग नीड्स टू बी डिवाइडेड बाय m। तो ये जो डिवीजन बाय m है ये हम रफ वर्क में ऑलरेडी करके देखेंगे, ये जो न्यूमरेटर है इसको कर लेंगे रफ वर्क में, और चेक करेंगे कि क्या टर्म बच रहा है। अब m लाना ज्यादा समझदारी है या n लाना ज्यादा समझदारी है, ये हम
वहां पे डिसाइड करेंगे और फिर सॉल्यूशन में लिखेंगे। अब m का वैल्यू क्या है मेरे पास, तो m का ये बड़ा सा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये m का वैल्यू है। तो इसी को मैं कॉपी करने वाला हूँ, लेट मी टेक दिस m वैल्यू, ठीक है, लेट मी टेक दिस m वैल्यू एंड राइट इट ओवर हियर। तो m का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब चेक करो पूरा सिंप्लीफिकेशन। सो आई एम गोइंग टू गेट माय फर्स्ट टर्म एज, ये देखो ये 2x y रेस टू 4 e रेस टू y दिया हुआ है, 2 देन x देन y रेस टू 4 देन e रेस टू y। चेक करो यहाँ पे भी देखो 2x y रेस टू 4 e रेस टू y, एग्जैक्ट कॉपी है टर्म का, है ना। टर्म्स आगे पीछे लिखा है, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये टर्म इसको कैंसल कर देगा, इजंट इट। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, दिस टर्म विल कैंसल दिस टर्म ओवर हियर, ठीक है। अब अगला टर्म कौन सा है, तो अगला टर्म देखो ये है माइनस ऑफ 2xy स्क्वायर। अब देखो बाहर माइनस साइन बैठा है, तो ये जो प्लस वाला टर्म है ये बन जाएगा माइनस, ये जो प्लस वाला टर्म है ये बन जाएगा माइनस, जो प्लस वाला टर्म है ये बन जाएगा माइनस। तो अकॉर्डिंगली हम टर्म्स लिखेंगे यहाँ पे। तो 2xy स्क्वायर, ऑब्वियसली 2xy स्क्वायर ये इसके साथ जाने वाला है 6xy स्क्वायर के साथ। और बॉयज एंड गर्ल्स अभी उसका साइन क्या है, उसका साइन है माइनस ऑफ 2xy स्क्वायर, इजंट इट, क्योंकि बाहर क्या साइन बैठा था, बाहर बैठा था माइनस का साइन, ठीक है। तो अब मुझे क्या मिलेगा, चलो यहाँ पे अब मेरा पहला टर्म है माइनस ऑफ, ये वाला टर्म लिख रहा हूं मैं, माइनस ऑफ, माइनस क्यों आया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन था, माइनस ऑफ 8xy क्यूब एंड ई रेस टू वाई, ठीक है। फिर माइनस ऑफ 2xy स्क्वायर और माइनस ऑफ 6xy स्क्वायर, सो माइनस ऑफ 8xy स्क्वायर, ठीक है। एंड देन फाइनली -3, और आखिरी वाला जो +1 था ब्रैकेट के बाहर माइनस एन बैठा होने की वजह से -1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -4। एंड देन दिस एंटायर टर्म गेट्स डिवाइडेड बाय योर n, ठीक है, एन नहीं सॉरी एम, ठीक है, वो मैं एम यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो एम का टर्म, ठीक है। अब न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन है क्या, देखो तो जरा। सो न्यूमरेटर में से मुझे एक नेगेटिव साइन कॉमन दिख रहा है और मुझे 4 कॉमन दिख रहा है। बॉयज एंड गर्ल्स कैन आई टेक आउट ऑफ 4 कॉमन, तो -4 कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है, -4 कॉमन निकाल लिया। तो पहला टर्म है क्या, 2 बचेगा, x बचेगा, y³ बचेगा, ई रेस टू वाई बचेगा, देन प्लस साइन हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन कॉमन निकाल लिया और तुमने 4 भी कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, 2 बचा, x बचा, y² बचा, एंड देन +4 कॉमन निकालने की वजह से 1 बचा है। अच्छा डिनोमिनेटर में चेक करो, डिनोमिनेटर में कोई ऐसा टर्म है क्या जो तुम कॉमन निकाल सकते हो इस वक्त, तो सारे ही टर्म्स में मुझे दिख रहा है कि y कॉमन है ना, y इज कॉमन। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट टर्म में से y कॉमन निकाल लिया, तो 2 बच गया, x बच गया, y³ बच गया, ई रेस टू वाई बच गया। अगले टर्म में से y कॉमन निकाल लिया तो +2xy स्क्वायर बच गया। अगले टर्म में से y कॉमन निकाल लिया तो +1 बच गया। अब ध्यान से देखोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सारे के सारे टर्म्स एग्जैक्टली सेम है एक्सेप्ट द टर्म्स विच आर टेकन आउट कॉमन, न्यूमरेटर में -4, डिनोमिनेटर में y। तो जो भी टर्म तुमको दिख रहा है कैंसिल कर सकते हो, पूरा का पूरा कैंसिल कर दो, जैसे कि मैंने ये टर्म कैंसिल कर दिया इसके साथ, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर जो बचा है, इट इज जस्ट -4/y, which is nothing but a pure function of y, just f of y. That is why the rule 2 holds here, and that's why I'm going to get my integrating factor. So boys and girls, what's the integrating factor given by e raised to integration of f of y dy, ठीक है। तो चाहिए तो ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई पूरा इकट्ठा कर लो, या इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई निकाल लो सबसे पहला। तो इंटीग्रेशन ऑफ यू हैव 4/y dy, -4 इज कांस्टेंट, यू आर लेफ्ट विद 1/y dy। वी ऑल नो दैट 1/y का इंटीग्रल क्या होता है, ln ऑफ y, बिकॉज इंटीग्रेशन बॉयज एंड गर्ल्स इज कैरिड आउट विद रिस्पेक्ट टू y। तो जैसा तुम x के टर्म को इंटीग्रेट करने वाले हो, वैसे ही y के टर्म को भी इंटीग्रेट करो। x के टर्म को इंटीग्रेट करते वक्त dx लिखा रहता है, इसलिए इसका आंसर तुम log ऑफ x लिख दोगे, टू द बेस e लिखो, या ln ऑफ x लिख दो, वन एंड द सेम थिंग्स, ठीक है। अब जो इंटीग्रेशन चल रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू y चल रहा है, तो एज अ टर्म ऑफ x जैसे इंटीग्रेट किया था एग्जैक्टली वैसे ही इसको भी इंटीग्रेट करना है। तो -4 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ y, या log ऑफ y लिख देंगे, ठीक है। वी हैव अ जनरल प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग अ log, सो आई राइट अ बेस ओवर देयर एज e -4 log y। आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ द प्रॉपर्टी log ऑफ m रेज टू n इज n टाइम्स ऑफ log ऑफ m। तो ये जो नीचे उतरा हुआ नंबर है -4, इसको हम पावर में भेज सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा log ऑफ y रेज टू -4, ऑफ कोर्स द बेस e,
दिस गिव्स मी log ऑफ 1/y⁴ टू द बेस ई। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई। अब तुम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो चलो तुरंत। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गोइंग टू बी ई रेस टू योर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई विच हैज कम log ऑफ 1/y⁴ to the base e. Now I know when exponential term and log term they both come together, they will simply cancel each other, and your answer would simply be 1/y⁴. This is your इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब पूरा जो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि पहले नॉन एग्जैक्ट था, ठीक है, नॉन एग्जैक्ट क्यों था, ठीक है, तो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, मैं तुरंत लिख देता हूं। आई जस्ट क्विकली ऐड दैट टर्म ओवर हियर। सिंस डो m अपॉन डो y इज नॉट इक्वल टू डो n अपॉन डो x, the given differential equation is a non-exact डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया है कि जो रूल है मैंने यूज किया, उसके बाद जो मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है 1 अपॉन क्या मिला है y⁴। तो अब ये 1/y⁴ लेके अगर मैंने पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था वो कन्वर्ट होके बन जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब मल्टीप्लाई बाय 1/y⁴ करो या पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड बाय y⁴ करो, दोनों का लॉजिक एक ही है। 1/y⁴ इंटू एक्स लिखो या x अपॉन y⁴ लिखो, दोनों का आंसर बॉयज एंड गर्ल्स एक ही होता है। तो मैं यहाँ पे पूरे इक्वेशन को जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन था मैं लिख रहा हूँ पूरा का पूरा वापस से, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा y⁴ के साथ। तो ये ले लिया मैंने मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लेट मी कॉपी दिस जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन था, आई जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर एंड देन द एंटायर आंसर नाउ नीड्स टू बी डिवाइडेड बाय व्हाट, नीड्स टू बी डिवाइडेड बाय y⁴। तो ये पकड़ो ये पूरा का पूरा टर्म m dx, तो m को पकड़ो y⁴ से डिवाइड करो। ये पकड़ लो पूरा n का टर्म, ये लो n का टर्म ले लिया मैंने, इसको डिवाइड कर दिया y⁴ के साथ। अब जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर इसका तुम डेरिवेटिव्स निकाल के देखोगे जैसे मैंने बताया है, यू विल डेफिनेटली फाइंड दैट डेरिवेटिव्स इन बोथ ऑफ द टर्म्स इज एग्जैक्टली द सेम। आएगा करके देखना नहीं है, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड आवर टाइम इन अगेन गेटिंग द डेरिवेटिव्स हो रही है, तो ये कंफर्म है कि आएगा। अब सॉल्यूशन निकालने वाला हूं, दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया कि एग्जैक्ट है, तो सॉल्यूशन निकालने का दो अलग अलग फॉर्मूलाज हमको पता है, ठीक है। मैंने बाकी के क्वेश्चंस में मैंने दोनों प्रैक्टिस किया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n फ्री ऑफ x dy, वो भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो यहाँ पे। दूसरा जो फॉर्मूला दिया है मैंने, ठीक है, वो भी यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टर्म्स ऑफ, तुरंत फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, terms of n free of x and I'll write dy is equal to some constant c, ठीक है। सो जीरो भी लिख सकते हो तुम यहाँ पे, और बाद में इंटीग्रेशन करने के बाद यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ c ओवर देयर। दूसरा जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ m, टर्म्स ऑफ m फ्री ऑफ y, ठीक है, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इज इक्वल टू सी। दोनों फॉर्मुलाज यूज करने का जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक ही फॉर्मूला यूज किया जाएगा और फिर हमको आंसर निकालना है, जो सॉल्यूशन है वो निकालना है यहाँ पे, ठीक है। सो ये डिसीजन लेना बहुत क्रिटिकल होता है कभी कभी, क्योंकि कभी कभी पहला वाला फॉर्मूला जो है वो ज्यादा इजी रहता है, कभी कभी दूसरा वाला ज्यादा इजी रहता है। तो इस केस में तो कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, पहले से करो दूसरे से करो तुमको आंसर सेम ही आने वाला है, दोनों ही केस में उतने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n विच विल बी फ्री ऑफ x। तो अगर मैं सेकंड वाला टर्म यहाँ पे ध्यान से देखूं, ये जो मेरा सेकंड वाला टर्म है, ठीक है, टर्म्स ऑफ n, ये जो टर्म है, ठीक है, इसमें चलो मैं डिवाइड तो कर दूं y⁴ को हर एक टर्म के साथ डिवाइड कर दूं, लेकिन सारे ही टर्म्स में x है। पहला टर्म x², दूसरा टर्म भी x², तीसरा टर्म x, सारे ही टर्म्स में x है। सो जो n है मेरा, इट इज नॉट फ्री ऑफ x, इजंट इट, नो टर्म्स आर फ्री ऑफ x। तो ये मैं लेके मेरा कुछ फायदा होने वाला नहीं, तो n का कोई भी टर्म नहीं आने वाला है। सो आई एम सिंपली गोइंग टू टेक द इंटीग्रेशन ऑफ m, सो इंटीग्रेशन ऑफ, आई विल सिंपली टेक द n, अभी n नया है, ये वाला n है अभी हमारा, ठीक है। जो पुराना n था वो नहीं है, अभी जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बनाया वहां से हमको n मिलने वाला है। सो पेस्ट इट ओवर हियर एंड देन इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट बॉयज एंड गर्ल्स, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू x।
ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन में तो कोई टर्म नहीं है तो जीरो लिख देंगे, dy इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी डैश लिख देता हूं मैं पहले तो। ठीक है, अब चलो इंटीग्रेट करने का वक्त है, तो y रेस टू 4 है तो कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, बॉयज एंड गर्ल्स, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है। तो y का कोई भी टर्म है जैसे कि ये पूरे न्यूमरेटर के साथ है तो ये पूरा बाहर निकाल लो, तो ये 1/y रेस टू 4 हो गया। ठीक है, पहला टर्म है 2y रेस टू 4 e रेस टू y, सब कांस्टेंट है, x बचा, प्लस 2y³ कांस्टेंट है, x बचा, प्लस y भी कांस्टेंट है, एंड dx इज इक्वल टू c डैश। सो आई गेट 1/y रेस टू 4 इंटू टू कॉन्स्टेंट, y रेस टू 4 कॉन्स्टेंट, e रेस टू y कॉन्स्टेंट, x रेस टू 1। ठीक है, तो x रेस टू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x रेस टू 1 का इंटीग्रेशन x रेस टू 2/2 हो जाएगा, प्लस 2y³ कांस्टेंट है, फिर से x का टर्म है तो x का इंटीग्रेशन x रेस टू 2/2, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y dx, तो y कांस्टेंट है, बाहर चला गया, 1 बच गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा y इंटू एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, जीरो का इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट ही होने वाला है, राइट हैंड साइड पे भी कांस्टेंट है तो एक नया कांस्टेंट c लिख दो, 1/y रेस टू 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जो कोई टर्म्स कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करना, जैसे कि यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, y रेस टू 4 को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो कर देंगे। तो सबसे पहले टर्म है y पावर 4 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा e रेस टू y इंटू x²। दूसरे टर्म में क्या हो जाएगा, तो y रेस टू 4 और y रेस टू 3 में से y रेस टू 3 कैंसिल हो जाएगा, एक y डिनोमिनेटर में बच जाएगा, तो मुझे मिलेगा x² अपॉन y प्लस आखिरी वाले टर्म में भी एक एक y कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बचेगा x/y³। सो यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे y³ लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू, आई कैन राइट सी, नाउ देयर आर टू डिफरेंट वेज इन व्हिच आई कैन प्रोसीड अहेड ओवर हियर। आई कैन टेक आउट x एंड y³, बॉयज एंड गर्ल्स, y³ कॉमन निकाल सकता हूं मैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में से y³ कॉमन निकाले, अब पहले टर्म के पास तो y³ है नहीं तो वो मल्टीप्लाई करा लेगा, सो ये मुझे मिल जाएगा x, क्योंकि मैंने एक x भी कॉमन निकाल लिया है, y³ इंटू e रेस टू y। दूसरे टर्म में से x चला गया और y³ लेके जाना है तो xy² इज व्हाट आई विल बी गेटिंग, और तीसरे टर्म में से मैंने x निकाल लिया है, y³ भी निकाल लिया है तो 1 बचा, इज इक्वल टू c। सो आई कैन राइट दिस एज x इंटू xy³ e रेस टू y plus xy² plus 1 is equal to c y³. This is my general solution of the equation that has been given to me. So boys and girls, I'm pretty confident that this particular question has been well understood to you. बहुत सारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन्वॉल्व था इसमें। ठीक है, टर्म्स थोड़ा बड़ा था इसलिए सॉल्यूशन भी हमारा थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है बहुत ही इजीली अंडरस्टूड हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर टाइप एंड देन विल प्रोसीड अहेड विद सम अदर रूल्स। सो बॉयज एंड गर्ल्स, that's all for now. Let's move on ahead with the next question.